तो स्टूडेंट 34 क्वेश्चन के बाद हमारा जो 33 क्वेश्चन होगा, आपका 33 क्वेश्चन जो होगा वो होगा कंपेरेटिव का। कंपेरेटिव दो तरह का होगा, या तो कंपेरेटिव आएगी बैलेंस शीट, या फिर आएगा कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपेरेटिव नहीं आया तो फिर आएगा कौन सा, कॉमन साइज का। अब कॉमन साइज भी इन दोनों में से कोई सा भी एक आ सकता है, तो ज्यादा बेटर होगा कि आप बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन लें, यानी कि बैलेंस शीट का ही आप कंपेरेटिव तैयार करें, और बैलेंस शीट का ही आप क्या चीज तैयार करें, कॉमन साइज। बैलेंस शीट का क्यों तैयार करें, क्योंकि बैलेंस शीट में कोई फॉर्मेट बनाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको एज इट इज छाप ली। जबकि अगर आप चाहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना, तो उसके लिए आपको रेवेन्यू वाला पूरा फॉर्मेट तैयार करना होगा। अगर आप उसमें से कोई चीज ऊपर नीचे कर देते हैं गलत, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप चाहें ऐसा करना, तो इसकी पूरी वीडियो है, आप वहां देख सकते हैं। मैं अभी फिलहाल आपको ले रहा हूं कंपेरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज की बैलेंस शीट, दोनों पे एक क्वेश्चन, क्योंकि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका 100% आना है। चॉइस है, या तो ये क्वेश्चन करना होगा या फिर ये करना होगा, दोनों में से एक। अगर सपोज कीजिए एक कंपेरेटिव बैलेंस शीट का है, तो दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का हो सकता है। तो अगर हम दोनों की दोनों बैलेंस शीटें तैयार कर लेंगे, कंपेरेटिव भी और कॉमन भी, तो एक तो डेफिनेटली फंसना है, और बहुत आसान, इतना आसान है कि आपको अगर भैया मजा आ गया। देखिए जवाब ही नहीं है क्वेश्चन का। क्वेश्चन किस तरह से होगा, वो कहेगा फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट दे रखी है और आप प्रिपेयर कीजिए कंपेरेटिव बैलेंस शीट। कंपेरेटिव बैलेंस शीट का मतलब कंपेयर करना, यानी एक दूसरे की तुलना निकालना। कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको सारी इक्विटी लायबिलिटी सब कुछ बना के देगा, सारी अमाउंट को आपके पास लिखी हुई होंगी। आपके पास ईयर है 2023 और 2024। आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर कौन सा है और करंट ईयर कौन सा। जैसे कि ये वाली अमाउंट मेरी किस चीज की है, प्रीवियस ईयर की, और ये वाली अमाउंट मेरी जो है वो किस चीज की है, करंट ईयर की। अब इसका फॉर्मेट क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 33 पर 100%। फॉर्मेट क्या होगा देखिए साहब, फॉर्मेट में आप सबसे पहले यहाँ मेथड्स लिख लेंगे, फर्म का नाम, जो भी आपकी फर्म होगी XYZ, और यहां पर आप लिख लेंगे एज एट जो भी आपका ईयर रहा होगा 31 मार्च। सबसे पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर, देन दूसरा नंबर होगा 2023, यानी कि जो भी प्रीवियस का आपका डाटा होगा वो डाटा इसमें लिखा जाए। इसके बाद 2024 जो करंट ईयर का डाटा है, जैसे मेरे 2023 थे, 2024 थे, तो मैंने 23 प्रीवियस का पहले ले लिया और 24 करंट ईयर का ले लिया। देन अगला कॉलम मेरा चेंज का होगा, मैंने इसे नाम ए का दिया है, इसे नाम दिया है बी का। सी निकालने के लिए बी में से ए माइनस कर देंगे, यानी कि आप क्या करेंगे, करंट ईयर में से प्रीवियस को माइनस कर लेंगे, बी में से ए माइनस, और आपका क्या आ जाएगा, चेंजेस निकलकर। देन आप निकालेंगे परसेंटेज, डी पॉइंट। डी पॉइंट निकालने के लिए आपको सी की अमाउंट ऊपर रखनी है, मल्टीप्लाई करना है 100 का, और डिवाइड करना है ए का। ए मीन्स प्रीवियस की जो भी अमाउंट होगी उसको, और आपकी परसेंटेज निकलती चली जाएंगी। इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट आपको क्या रहेगा कि आप पिछली वाली बैलेंस शीट के सारा कॉलम पर्टिकुलर का एज इट इज उतार लेंगे। पिछली वाली बैलेंस शीट में गए, उस बैलेंस शीट से पर्टिकुलर एज इट इज उतार लिया। ध्यान रखना है कि प्रीवियस का डाटा आपने यहां लिखना है, और करंट ईयर का डाटा आपने यहां लिखना है। दोनों डाटा अलग अलग, ध्यान ध्यान से, एकदम बहुत ही आराम आराम से। जब आप इन दोनों को लिख लेंगे, तो आप क्या करेंगे, बी में से ए को कर देंगे माइनस, और आपका यहां पर क्या निकल कर आ जाएगा, चेंजेस। जब आपका चेंजेस आ जाएगा, तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी, परसेंटेज। परसेंटेज के लिए आपका फॉर्मूला ये रहा। तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देखते हैं एक बार दोबारा से फिर क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर सारे ये डाटा दिए हैं। प्रीवियस 2023 है, इसे मैं पहले लूंगा, 2024 में बाद में लूंगा। तो मैंने बनाया अपना फॉर्मेट। सबसे पहले मैंने सब चीजें भर ली। मैंने सबसे पहले इक्विटी लायबिलिटी वगैरह सारा एज इट इज भर दिया। फिर मैंने 2023 का डाटा भर लिया, पूरा का पूरा अपना सारा का सारा उठाकर। फिर मैंने 24 का डाटा भर दिया। जब ये मैं दोनों डाटे भर दूंगा, तो मैं आराम से क्या निकालूंगा, चेंजेस। चेंजेस किस तरह से, मैं करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को करूंगा माइनस, यानी कि बी में से क्या माइनस होगा, ए। जैसे यहाँ 3,50,000 है, आप 3,50,000 से 3 लाख को करेंगे माइनस, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा कितना निकलेगा, वो 50,000, 50,000 रुपए।
बिल्कुल सही। अगली अमाउंट, 1 लाख में से 2 लाख माइनस करने हैं। जब मैं 1 लाख में से 2 लाख माइनस करूंगा तो आएंगे 1 लाख। सही कहा आपने, माइनस के 1 लाख। जब माइनस के 1 लाख आएंगे तो भैया हम उसे दिखाएंगे ब्रैकेट में। माइनस वाली चीज को ब्रैकेट में शो करा जाएगा, ध्यान रखिएगा। 1 लाख से माइनस करने हैं 2 लाख तो माइनस के आ गए 1 लाख। अब 1,50,000 से माइनस हो गए 1 लाख तो आपके नॉर्मली क्या आ गए 50,000 रुपए। देन उसके बाद सबसे लास्ट में 6 लाख से 6 लाख माइनस हुआ। आप चाहें तो डैश लगा दें, आप चाहें तो जीरो लिख लें, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। इसके बाद मेरे डाटा है 4 लाख। 4 लाख में से 3 लाख माइनस हो गए और मेरी जो अमाउंट आई वो फिर आ गई माइनस की 1 लाख। 4 लाख में से 3 लाख गए तो माइनस के या प्लस के? प्लस के। ध्यान रखिएगा कि माइनस प्लस में क्या होगा, क्योंकि मुझे करना है 4 लाख से 3 लाख माइनस, तो निकल के आया मेरा 1 लाख। जबकि इस जगह पर क्या था, 1 लाख से 2 लाख माइनस, तो वो था माइनस का। तो ध्यान ये रखिए माइनस प्लस की चीजें, अगर माइनस प्लस में गड़बड़ी हो गई तो वही अमाउंट गलत हो जाएगी। जैसे कि नेक्स्ट 2 लाख। अब 2 लाख में से 3 लाख करने हैं माइनस, किसके आए? गुड, माइनस के 1 लाख। बिल्कुल सही, 1 लाख माइनस के। अब माइनस को करेंगे ब्रैकेट में शो। सबसे लास्ट में 6 लाख से 6 लाख आप लिख देंगे, चाहे तो जीरो और चाहे तो आप लगा दें डैश। इस तरह से आपका 75% क्वेश्चन कवर हो गया। सबसे पहले फॉर्मेट एज इट इज उतार लिया, यानी कि पर्टिकुलर को ऐसे कैसे उतार लेंगे। प्रीवियस ईयर पहले, करंट ईयर उसके बाद, और आपको चेंज निकालना है करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस करना। परसेंटेज के लिए आ रहे हैं। परसेंटेज जैसे सबसे पहले 50,000 था, तो मैंने भैया 50,000 की परसेंटेज निकालनी है। यहां पर रफली करेंगे 50,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर की अमाउंट कितने की है मेरी? 3,50,000, यानी इस अमाउंट के लिए इससे 3 लाख का मैं डिवाइड कर दूंगा इसमें। ये काम आपका रफली होगा, आप रफली इस काम को करेंगे और काटने के बाद जो परसेंटेज आ जाएगी, जैसे अगर मैं काटता हूं तो मेरी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और मेरा हो गया कि ये 5, ये जीरो हो गई। तो मैं 3 से अगर 50% को काट लूंगा तो मेरी अमाउंट निकल के आई। 3 से मैंने डिवाइड करा 50% को, 50 में डिवाइड करते हैं 3 का। जो होगा जी 3 से गया कितनी बार भैया, 3 अब 6 17 पॉइंट कुछ आ गया आपका। तो आप कितना है आपका आ गया 16 पॉइंट जो भी 66। आप यहां पर उसकी परसेंटेज लगा देंगे, वही 16.66%। तो आपने जो ना, ये नहीं दिखाना है, आपने ये काम दिखाना है रफ पर। आपने केवल क्या दिखानी है, परसेंटेज। इसी तरह मैं इसकी परसेंटेज निकालूंगा 1 लाख रुपए की। जब मैं 1 लाख की परसेंटेज निकालूंगा तो 1 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 2 लाख रुपए, आप ले लेंगे 1 लाख रुपए की वैल्यू, मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड जो है कितने का कर देंगे, 2 लाख रुपीज का। आपके 2 लाख का क्या हो जाएगा इसके अंदर डिवाइड, और आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकलेगा परसेंटेज में, यानी कि माइनस के अंदर। मैंने काट करा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब मैंने 2 से जो है 50 बार कट गया मेरा 100, तो मेरी इसकी परसेंटेज कितनी आ गई 50%। तो मैं ये सारी चीजें ना लिख के क्या लिखूंगा, केवल परसेंटेज। जैसे कि मेरी इसकी परसेंटेज जो निकल कर आई वो निकली कितनी, ऊपर वाले की 16.66%। तो मैंने केवल परसेंटेज लिखना है यहां पर, मैं लिखूंगा परसेंटेज आपकी 16.66%, और इसकी कितनी परसेंटेज 50%। मतलब ये हुआ कि आप इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे वो रफली अलग पेज पे करेंगे। जैसे यहाँ 50,000 है और यहाँ मेरा 1 लाख है, तो मैं आ गया परसेंटेज निकालने के लिए मैंने लिखा 50,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय कितने का, 1 लाख रुपए का। मैं 1 लाख रुपए का क्या कर लूंगा उसमें डिवाइड 50,000 और कितने से, 1 लाख रुपए से। मैंने काटा अमाउंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और मेरा कितना आ गया यहाँ पर 50%। तो मैं अमाउंट जो है कितनी दिखा दूंगा, काट दोबारा यार। तो निकालते हैं परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के आपको पता है डी
जब हम परसेंटेज निकालेंगे, यानी कि आपको निकालनी है परसेंटेज, तो परसेंटेज में सी का कॉलम मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड कर देंगे किसका, ए का। तो मैं आता हूं, देखता हूं अपना, मेरा सबसे पहले है सी कितने का, 50,000, यानी कि सी की 50,000 की अमाउंट मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड ए के कॉलम। आ जाते हैं 50,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड जो है कितने का, डिवाइड 3 लाख, 3 लाख रुपए का डिवाइड। तो मैंने 3 लाख रुपए आपके यहां लिख दिए। और इजीली आप सबसे पहले जीरो जीरो काटिए, सबसे पहले जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आपके पास क्या बच गया, 50। आप 50 में 3 का डिवाइड कर लीजिए बड़े आराम से। मैंने 3 का डिवाइड कर लिया 50 में, तो मेरा गया साहब 1 बार 3, उतार लिया 2, जीरो आ गया। 6 बार चला गया 18, निकला 2, फिर जीरो, फिर पॉइंट लगा कर 6 आ गया, फिर आ गया 18, भैया फिर 2, मैंने फिर एक बार 6 कर दिया, फिर जीरो। तो इस तरह से जो है 2 डिजिट से ज्यादा तक मत लीजिए, यानी कि आपकी जो परसेंटेज निकल के आई वो कितनी निकली, 16.66%। तो आप उठा के परसेंटेज को किसमें भर देंगे, अपने कॉलम में। यहां आ जाएंगे, लिख देंगे 16.66%। पहली परसेंटेज खत्म हो गई। अब आ जाएंगे दूसरी परसेंटेज पे। दूसरे के लिए 1 लाख की अमाउंट मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय कितने का, फिर 2 लाख रुपए का। तो मैं फिर आ गया, मैंने दूसरी परसेंटेज निकाली। ये आपकी पहली परसेंटेज आ गई, मैंने दूसरी परसेंटेज ली, अमाउंट 1 लाख रुपए की मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय किसका, 2 लाख रुपए का। 2 लाख कौन से, एक बार फिर देख लीजिए, 1 लाख रुपए की अपनी अमाउंट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 2 लाख। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, भैया ये तो परसेंटेज माइनस की है, तो भैया इसका जो आंसर आएगा हम उसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, बात हो गई खत्म। आ जाते हैं लौट के, देखो फिर दोबारा कैसे। मैंने काटा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना बचा भाव, 100। मैंने 100 में 2 का डिवाइड कर दिया, परसेंटेज कितनी आ गई, 50%। तो भैया इस 50% को उठा के किस में रख देंगे, अपने कॉलम के अंदर, 50% माइनस के अंदर। ब्रैकेट का मतलब माइनस की चीज। इसी तरह से आप इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। आपकी अमाउंट ये कितने की है, 50,000, डिवाइड कितने का करना है, 1 लाख का, मल्टीप्लाई 100 की करेंगे तो 30 से के निकालते हैं, 50,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड जो है कितने का है, 1 लाख, 1 लाख रुपए का। चेक कर लीजिए फिर दोबारा, 50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड कितने का, 1 लाख रुपए का। तो जीरो काट लेते हैं सीधी सीधी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सीधा सीधा। 50 में मैं 1 का डिवाइड करूंगा, 50% ही आ गया मेरा। तो मैं इसकी परसेंटेज ऐसे डिज लिख दूंगा, कितनी परसेंटेज, 50%। इस वाले का आपका डैश हो गया, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। नेक्स्ट आ गए 1 लाख रुपए इसके लिए, 1 लाख रुपए की अमाउंट मल्टीप्लाई 100, फिर डिवाइड किसका, 3 लाख रुपए का। तो मैं फिर पहुंच गया साहब आगे, 1 लाख रुपए मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड कितने का, 3 लाख का। मैंने जीरो काटी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब मैंने 1 लाख यानी कि 100 में 3 का डिवाइड करना, तो 3 से डिवाइड करना चालू करा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 1 आ गया, फिर 3 3 जा 9, यानी कि 33.33% चलती रहेगी। तो मैंने भैया यहां लिख दिया कितना, 33.33%। इसी तरह मेरे पास आया सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में 1 लाख रुपए का, क्योंकि आपको पता किस चीज का है, वो माइनस का। तो आप 1 लाख रुपए लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय फिर 3 लाख का करेंगे, तो आपकी इसकी परसेंटेज भी ये आ जाएगी 33.33%। लेकिन ये परसेंटेज आएगी ब्रैकेट में, वजह माइनस का। लास्ट वाले में फिर आप डैश लगा देंगे। तो भैया सबसे पहले कंपेरेटिव, अगर बैलेंस शीट का कंपेरेटिव आ गया तो ठोक डालो। देन अगर ये ना आया, यानी कि अगर कंपेरेटिव नहीं आई, तो भैया फिर आएगी कॉमन साइज। किस चीज, अगला क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब आपको कंपेयर करना है कि आप दोनों में से कौन सा करोगे। ध्यान रहे, बैलेंस शीट के क्वेश्चन को पकड़ लीजिए। अब बैलेंस शीट में ये ध्यान रखना पड़ेगा, कॉमन या कंपेरेटिव। कंपेरेटिव आपने देख लिया, अब देखते हैं कॉमन। कॉमन का 1 साल का भी हो सकता है और 2 साल का भी। जैसे 1 साल का करा जाएगा एज इट इज 2 साल का करा जाएगा। बस फर्क इतना होगा कि 1 साल में एक कॉलम तो 2 साल में एक कॉलम और बढ़ जाएगा।
मैं एक कॉलम का ले रहा हूं, फिर आप दो कॉलम का खुद करेंगे पिछले क्वेश्चन से। सारी बैलेंस शीट आपको दे रखी होगी, सारा आपको ईयर दे रखा होगा। इसका फॉर्मेट कैसा होगा? इसका फॉर्मेट भी ऐसा का ऐसे होगा जैसे पीछे वाला था, बस फर्क इतना है कि यहां पर जो है ना पहला कॉलम पर्टिकुलर का, फिर 31 मार्च जो भी ईयर है। सपोज करो आपको एक ईयर दिया है तो आप एक कॉलम बना लोगे और एक बन जाएगी परसेंटेज। अगर आपको दो ईयर दिए हैं तो पहला वाला कॉलम फिर दूसरा वाला कॉलम, ऐसे ही दो परसेंटेज के कॉलम हो जाएंगे, यानी दो परसेंटेज दोनों की ईयर ईयर। जैसे 2024 तो 24 की क्या हो गई? परसेंटेज। अगर 2023 होता, आगे एक और ले लेते 2023 और उसकी परसेंटेज आ जाती। बस इतना ध्यान रखना। इसमें भी भैया सबसे पहले आप ऐसा कैसे फॉर्मेट उतार लोगे जैसा भी लिखा हुआ है। 2024 के डाटा ऐसे के ऐसे भर लोगे। अगर 2 साल है तो पहले 2023 का डाटा लेंगे, फिर 2024 का डाटा ले लेंगे, बस इतना फर्क है और कुछ नहीं। लेकिन भैया इसकी परसेंटेज में फर्क है। परसेंटेज में क्या फर्क है? लौट के लो भाई, तुमने ऐसा करा ही ना पड़ा। तो आगे आ जाते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले जो ना मैंने फॉर्मेट ले लिया अपना, यानी आपने एज इट इज जो है पर्टिकुलर के अमाउंट लिख ली। उसके बाद आपने 2024 के सारा डाटा भर लिया एज इट इज, कुछ नहीं करना, खाली डाटा वहां से उठाने और भर लेने। अगर 2 ईयर दिए हैं तो टू फर्स्ट ईयर के धरा जाएंगे, सेकंड ईयर के धरा जाएंगे और कुछ नहीं करना। अब मेन है परसेंटेज। अब इसकी परसेंटेज कैसे निकाली जाएगी? कॉमन, कंपेरेटिव की आपने देख ली, कॉमन की परसेंटेज ध्यान से देख लीजिए। कॉमन की परसेंटेज निकालने के लिए कॉमन, कॉमन साइज, कॉमन साइज बैलेंस शीट। जब आप बैलेंस शीट की परसेंटेज निकालेंगे तो जो भी आपके पास होगी अमाउंट, वो अमाउंट मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड करेंगे आप टोटल का। जो भी आपके पास टोटल है उस टोटल का, यानी अगर आप करंट ईयर के डाटा निकाल रहे हैं तो करंट ईयर का टोटल ले लेंगे, और अगर आप प्रीवियस ईयर का निकाल रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के। बस ये ध्यान रखना। जैसे कि मैं यहां आ जाता हूं, अब मेरा ये ईयर चल रहा है, इस ईयर का मेरा टोटल जो है वो कितने का है? 30 लाख रुपए का। आप टोटल चाहे ऊपर वाले ले लें, चाहे वो टोटल आप नीचे वाले ले लें, बात एक ही है। बैलेंस शीट में बेस, यानी कि आपको टोटल लेना नीचे का, जो सबसे लास्ट में आपका टोटल होगा। मैं निकाल रहा हूं इसकी परसेंटेज। अमाउंट है मेरी 18 लाख रुपए की, टोटल है 30 लाख रुपए का, तो मैंने निकाला 18 लाख रुपीज मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड कितने का करना? 30 लाख रुपए। तो मैंने पहले परसेंटेज निकालने के लिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अब मेरे यहां पर कितना आ गया? 1,80,000। मैंने 3 से डिवाइड करा, 3 18 और मेरा कितना परसेंटेज हो गया? वो 60%। मैंने उठा के खाली यहां लिख देना है 60%। मैं दूसरी परसेंटेज पर आ गया। दूसरी परसेंटेज 6 लाख रुपए के लिए है, यानी कि 6 लाख रुपए की अमाउंट और डिवाइड वही 30 लाख रुपए। मैं पहुंचा दोबारा दूसरे के लिए, अमाउंट लिखी मैंने 6 लाख रुपए की मल्टीप्लाई 100 और 6 लाख में मैं 30,000 यानी 30 लाख का क्या कर दूंगा? डिवाइड। मैंने फिर दोबारा कट करा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर दोबारा से 60,000 मैं 60 के अंदर मैं 3 का डिवाइड कर लेता हूँ, 3 2 6 और मेरा कितना आ गया? 20%। उठा के मेरी परसेंटेज कितनी की आ गई? 20%। मैं तीसरी वाली परसेंटेज पर आया, तीसरी परसेंटेज फिर मैंने कितने लिखा? अमाउंट 6 लाख। अमाउंट क्योंकि दोनों की सेम है, तो 6 लाख में मल्टीप्लाई 100 ही करूंगा और 30 लाख का डिवाइड करूंगा, तो इसकी परसेंटेज भी कितनी आ जाएगी? 20% ही। अब सबसे लास्ट वाले का इसका लूंगा 30 लाख रुपए का, तो करना तो इसका भी है। 30 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइड फिर 30 लाख रुपए का। किस तरह से? आप लेंगे 30 लाख रुपए मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड भी कितने का? 30 लाख रुपए का ही। इस तरह से आप देखेंगे कि 30 लाख से आपके 30 लाख कट हो गए और आपकी परसेंटेज जो कितनी आ गई? वो 100। तो आप यहां पर एज इट इज जो है क्या लिख देंगे? 100%। आप चेक कर लें, इन सभी की परसेंटेज इसके बराबर होगी। आप तब आप नीचे वाले पर आ जाएंगे, नीचे की परसेंटेज 18 लाख रुपीज की, तो मैंने 18 लाख की डिवाइड करा फटाफट, तो लिखा मैंने 18 लाख मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड फिर कितने का? 30 लाख का। इसी तरह अगर सपोज कीजिए प्रीवियस ईयर की कोई अमाउंट नहीं होती तो मैं प्रीवियस ईयर के डाटा से डिवाइड करता। बस इतना था, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर का करंट ईयर में। तो मैंने कट का 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और मेरे 180 में
मैं 3 का डिवाइड कर दूंगा, 60% मेरी आ गई, तो मैंने यहाँ पर परसेंटेज लिख दी 60%। देन फिर मैं आ गया इसके ऊपर 10 लाख रुपए पे, 10 लाख रुपीज मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय कितने का, 30 लाख का, तो मैंने 10 लाख रुपीज का ले लिया, मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड फिर कितने का, 30 लाख। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और आपने 100 में 3 का डिवाइड करना है, तो आपका आ गया 33.33। वो पहले यहां पर आ गए 33.33%। अब लास्ट वाला आपका कितने का आ गया, 2 लाख रुपीज का। 2 लाख रुपए मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 30 लाख, आ जाते हैं 2 लाख रुपए के लिए 2 लाख रुपीज मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड कितने का कर दिया आपने, 30 लाख रुपए का। बहुत आराम से परसेंटेज, जैसे आप वो जीरो जीरो काट लेंगे, तेईस आपकी परसेंटेज निकलती हुई चली जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 20। 20 में मैं 3 का डिवाइड कर लेता हूँ, तो 3 से मेरा 20 आराम से नहीं जा रहा, तो मैं देख लेता हूँ कितनी बार जा रहा है 20। 3 से भर गया 6 बार, फिर 2 आ गया, फिर गया 6 बार, ठीक है जी, यानी पॉइंट लगा के आ जाएगा, फिर 20 लूंगा तो 18, यानी 6.66। तो हमारा इस बार का जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 32 पे होगा, कौन सा, हेड और सब हेड का। 100% क्वेश्चन आना हेड सब हेड का। और भाई साहब ये नंबर तो फ्री के हैं, लगा लीजिए आप, बिल्कुल फ्री वाले नंबर। किस तरह फ्री के हैं, एक बार पढ़ के देखते हैं साहब, हेड सब हेड का क्वेश्चन होगा कैसा। ये कहता, अंडर विच मेजर हेड एंड सब हेड will you the following item present in balance sheet of company act 2013। जो आपका कंपनी एक्ट है 2013 शेड्यूल 3 के हिसाब से आपको ये बताना है कि ये कहां कहां जाएंगी चीजें। मतलब आपको बताना है कि हेड क्या होगा और सब हेड। अब सबसे पहले तो बात ये हो कि यार हेड क्या होता है और सब हेड क्या होता है, तो इसके लिए आप घबराए ना। आप क्वेश्चन नंबर 34 जो होगा ना, आपका 34 कौन सा होगा, दिखाता हूं मैं 34, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। आप वहां से इसकी हेल्प लेंगे। आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन होगा वो कहेगा प्रिपेयर कीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसकी जो बैलेंस शीट होगी ना, इस बैलेंस शीट में से बनाएंगे आप वहां की सारी बातें। अब ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए ध्यान से कि इसमें हेड कौन से होते हैं। हमारे हेड होते हैं ये वाले, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर नाम हो गया हेड का शेयर होल्डर फंड। ये शेयर होल्डर फंड हमारा कहलाता है हेड। और इसका जो सब हेड होता है वो होता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल में आपकी कैपिटल आती है, जिनके आगे लिखा हो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो आती है। रिजर्व सरप्लस यहां लिखा होगा नंबर 1, आप यहां से देख लें नंबर 1 में, इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस को रिजर्व एंड सरप्लस कहते हैं। तो आपका हेड हो गया शेयर होल्डर फंड और सब हेड हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस है। अगर वो कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो हेड हो गया शेयर होल्डर फंड और सब हेड हो गया शेयर कैपिटल। इसी तरह दूसरा वाला, ये हमारा होता है हेड, कौन सा, नॉन करंट लायबिलिटी होता है हमारा हेड, नॉन करंट लायबिलिटी हेड। और इसका जो सब हेड है वो कौन कौन से, लॉन्ग टर्म बोरो। और लॉन्ग टर्म बोरो का हमारा मतलब क्या होता है, हम यहां देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरो का मतलब होता है डिबेंचर। जो डिबेंचर्स होते हैं हम उन्हें लॉन्ग टर्म बोरो कहते हैं, या आप लोन भी कह सकते हो, लोन। लोन जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म बोरो कहलाते हैं। तो ध्यान रखें, अगर आपका नाम क्या आ जाए, डिबेंचर या लोन आ जाए, तो आप उसका हेड लिखोगे नॉन करंट लायबिलिटी और सब हेड लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरो। इसके बाद हमारा अगला नाम क्या आता है, अगला नाम आता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमारा हेड होता है और इसके अंदर सब हेड होता है ट्रेड पेबिल, टैक्स, टैक्स बोल दे या प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर सपोज कीजिए आपको नाम दे दिया उसने टैक्स, तो आप टैक्स के अंदर हेड लिखेंगे कौन सा, करंट लायबिलिटी। और इसका सब हेड क्या होगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो अपनी अकल लगाएं, दिखावों पे ना जाएं, आप क्वेश्चन से ना घबराएं, सारा क्वेश्चन यही रहा है। आप 34 क्वेश्चन उठाइए, उसी में से आपको करने हैं हेड सब हेड तैयार। जैसे कि अब आ जाते हैं अगले पर, एसिड साइड में। जब आप एसिड साइड में आते हो तो एसिड्स में नाम होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें अगर मशीन का नाम आ जाए तो आप मशीन को लिखोगे हेड में। इसका हेड क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। सब हेड क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट इंटेंजिबल एसिड्स। इंटेंजिबल एसिड का मतलब होता है गुडविल, या आप कह सकते हो पेटेंट।
ये इसका क्या होता है, अगर सपोज की उसने आपको गुडविल दे दिया लिखकर, तो गुडविल में आपको हेड क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, और सब हेड क्या होगा, इंटेंजिबल एसेट्स केवल, बस ये। नेक्स्ट अगला वाला क्या होगा आपका, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आपका हेड है, और सब हेड क्या होगा, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किसे कहते हैं, स्टॉक। जो स्टॉक होते हैं वो इन्वेंट्री कहलाते हैं। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, जो आपके डेप्टर्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। इसी तरह ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स नाम आते हैं, क्रेडिटर्स जो होंगे वो। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाए, 32 हेड सब हेड का, तो आप घबराए ना उस क्वेश्चन से। आप उस क्वेश्चन के लिए हेल्प लें 34 क्वेश्चन की। आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहां लिखा जाएगा आइटम, आप यहां लिखेंगे आइटम। आइटम वो वाला नहीं, क्वेश्चन का आइटम। आप कुछ और गलत बात ना समझें, ठीक है। दूसरा बात हेड, तीसरा क्या चीज, सब हेड। आइटम वो गाने वाले भी होते हैं ना, वो गाने वाले आइटम नहीं, ठीक है ना। आइटम का मतलब पर्टिकुलर चीज। आप सारे के सारे नाम सीरियल वाइज यहां उतार लें, मुश्किल से 4 आने, एक नंबर का एक, बहुत आसान। आप वहां से उठाएंगे और भर देंगे। अब मुझे बताना इक्विटी शेयर कैपिटल जो होगी, इसका हेड क्या होगा और सब हेड क्या। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 पर चले जाएंगे। जब आप 34 क्वेश्चन देखेंगे तो वहां आपको पता चलेगा इक्विटी शेयर कैपिटल में हेड था शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। और ये जो आया था वो किस में आया था, शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल यानी कि इसका हेड तो हो गया शेयर होल्डर फंड, और सब हेड हो गया शेयर कैपिटल। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये भी इसी के अंदर आया था, किसके अंदर, शेयर होल्डर फंड के अंदर ही। लेकिन इसका सब हेड क्या था, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ये रिजर्व सरप्लस लिखना पड़ेगा आपको। देन उसके बाद मैं आ जाता हूं डिबेंचर। अब डिबेंचर का था सब हेड, और हेड क्या, हेड था हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी, और सब हेड क्या हो गया, लॉन्ग टर्म बोरो, लॉन्ग टर्म बोरो। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप घबराएं बिल्कुल ना। क्वेश्चन नंबर 34 को पलट पलट के देखते रहे, काम खत्म हो जाएगा बाबा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो आते हैं वो किस में आते हैं, करंट लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स या फिर बिल पेबिल, इन दोनों को हम बोलते हैं ट्रेड पेबिल, ट्रेड पेबिल। देन इसके बाद मेरा अगला नाम क्या आ गया, टैक्स। आप टैक्स हूं, अब आपका टैक्स किस में आया, यस, टैक्स भी आया करंट लाइबिलिटी में ही। और नाम क्या था वहां, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये प्रोविजन कहलाते हैं हमारे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देन उसके बाद हमारा क्या है, मैं ले रहा हूं मशीनरी। मशीन बोल दे, प्लांट बोल दे, लैंड बोल दे, बिल्डिंग बोल दे, ये कोई एनिमल का नाम दे दे, ये सारे के सारे किस में आते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसिड्स। जो आपकी इंटेंजिबल एसिड्स, हम पूरा नाम लिख देंगे आप, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसिड्स। लेकिन इसका जो सब हेड होगा वो केवल क्या होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यहां तक का खाली, यानी यहां तक रहेगा खाली, इस जगह तक उसे लिख देंगे आप। आप इसे फिक्स एसिड्स भी कह सकते हैं, ये फिक्स एसिड्स होती हैं, फिक्स्ड एसिड्स। कौन सी वाली, टेंजिबल, जो टेंजिबल होती है, टेंजिबल जो हमें दिखाई दे रही है, इंटेंजिबल जो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे कि गुडविल, जैसे कि पेटेंट, जैसे कि कॉपीराइट। ये भी इसी के अंदर आते हैं, किसके अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, इसी में आते हैं। लेकिन ये जो आती है ये आती है आपकी इंटेंजिबल एसेट्स में, इंटेंजिबल एसेट्स। जब आप पीछे उठा के देखेंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट, तो वहां आपको साफ साफ लिखा हुआ मिल जाएगा सारा का सारा। मैं आता हूं नेक्स्ट पे, डेप्टर्स, या फिर वो बोल दे आपको बिल रिसीवेबल, आप बी आर कह देती हैं इसे, बिल रिसीवेबल। तो डेप्टर्स हमारे एसेट्स होते हैं, आप जानते ही हैं। और एसेट्स कौन सी होती है, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आप वहां से देख लेंगे।
करंट एसेट्स, और करंट एसेट में इसे हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड। और हमारा सबसे लास्ट में नाम आ गया कैश और कैश इक्विवेलेंट, यानी कि कैश या बैंक। कैश कह दे, बैंक कह दे, बैंक के अलावा आपको कैश क्रेडिट वगैरह कह दे, करंट इन्वेस्टमेंट बोल दे, ये सारे की सारी बातें करंट एसेट्स में आनी। और आप इसका नाम क्या लेते हो? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लेकिन कैश और बैंक, मोस्टली कैश और बैंक और कैश और कैश इक्विवेलेंट में लिखा जाता है। अगर करंट इन्वेस्टमेंट आ जाए तो उसको हम करंट इन्वेस्टमेंट ही नाम लिखते हैं, या तो करंट एसेट्स और यहां नाम करंट इन्वेस्टमेंट। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि घबराएं ना। क्वेश्चन नंबर 34 फॉर्मेट याद करें, क्वेश्चन नंबर 33 फॉर्मेट याद करें, आराम से छापें। क्वेश्चन नंबर 32 भाई बात सबसे आसान है, ये तो पीछे से कॉपी करें आप और आपके नंबर 100% आने हैं। तो देखते हैं इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा वो आपका होगा रेशो का। अब रेशो का चैप्टर बहुत बदतमीज सा, बदतमीज सा क्यों है भैया? 10-15 नहीं, 20-25 रेशो है कम से कम। तो भैया इतना टाइम लगाने से तो अच्छा हम दूसरी चीजों पर टाइम लगा लें। तब तक आप करें फॉर्मूले याद। जब आप इसके फॉर्मूले याद करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला फॉर्मूला है करंट रेशो का, करंट रेशो। अब भैया बताओ करंट रेशो का फॉर्मूला, करंट रेशो का फॉर्मूला आप ना कहिए करंट एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी, लेकिन आप इसे पूरा लिखें। भगवान ना करे आपको आंसर ना लिखना आए, लेकिन आप फॉर्मूला तो याद कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया ना, और क्वेश्चन 3 नंबर का, तो बाबा 1 नंबर तो फॉर्मूले का और 2 नंबर इसके सॉल्यूशन के हैं। जब आप सॉल्व करोगे तो करंट एसिड्स करंट लायबिलिटी कुछ तो लिखोगे उसके बारे में, तो आपका 2 नंबर खरे हैं। तो मेरी तो एडवाइस भैया ऐसी है सबसे अच्छी, कि आप फॉर्मूले याद कर लें, जितनी ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले कर सके। उसके बाद आराम से क्वेश्चन करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तब तक मैं दूसरी चीजें लेता हूं, हम इस क्वेश्चन को दोबारा उठा लेंगे बाद में। तब तक आप औरों की प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होंगे एमसीक्यू के, 27 से लेकर 30 तक के। ये सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों पे बेस होंगे, एक एक नंबर के। तो एमसीक्यू सबसे लास्ट में लेंगे। अभी फिलहाल न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं जो फॉर्मेटों पर बेस हो। तो मेरी एडवाइस याद रखें, आप फॉर्मूले क्या करें इसके, याद करें इसके लिए। तब तक के लिए हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं।